स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आगे सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी घटना आपको बताएंगे दोस्तों। आखिरकार 15-15 करोड़ रुपए लेके जाग गई शिव सैनिकों की अंतरात्मा। दोस्तों बताएंगे कैसे शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों ने 90 करोड़ में बिकने का फैसला लिया है। दोस्तों इसके बाद पार्टी की ओर से आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है, जहां पर एक और शिवसेना टूट रही है तो राहुल गांधी है राजस्थान में मौजूद दोस्तों। और करेंगे आज छात्रों का जोरदार तरीके का दंगल दोस्तों। वहीं पर झारखंड के अंदर बीजेपी और उसके सहयोगियों की पूरी तरीके से नींद उड़ाकर रखी है कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दोस्तों, जिसके बाद बीजेपी को अपने सारे विधायकों को लेकर अलग अलग होटल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि केवल 15 करोड़ में बिक जाना शिवसेना की विचारधारा को सबसे तगड़ा झटका है दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि उद्धव ठाकरे बेशक पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन आज की डेट में महाराष्ट्र के अंदर उनकी हैसियत ना के बराबर है। और इसीलिए अगर शिवसेना यूबीटी को बचे हुए सांसद बचाने हैं तो उनको तीनों के तीनों सांसदों का कांग्रेस पार्टी में विलय करवाना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पिछले लगभग 15 दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि तृणमूल कांग्रेस के टूटने के बाद अगला नंबर शिवसेना यूबीटी का है दोस्तों। और इस बात को लेकर चर्चा तब तेज हो जाती है जब दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मौजूद रहते हैं, यानी महाराष्ट्र से उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचते हैं दोस्तों। और दिल्ली में शिवसेना यूबीटी के सांसदों से मुलाकात की जाती है। शिवसेना यूबीटी के टोटल 9 सांसद है दोस्तों, जिसमें से 6 से 7 सांसद पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। बल्कि तैयारी नहीं कह सकते हैं कि 100% कंफर्म हो चुका है, क्योंकि अब पार्टी की तरफ से ही अपने लोगों के ऊपर 15-15 करोड़ रुपए लेने की बात शुरू कर दी गई है दोस्तों। आपको बता दें कि 14 से 15 विधायक भी ऐसे हैं जो शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे को छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ में जा सकते हैं दोस्तों। इससे पहले जैसे ही उद्धव ठाकरे को यह पता चलता है कि उनकी पार्टी के अंदर फूट पड़ सकती है, उन्होंने मातोश्री के अंदर बैठक बुलाई दोस्तों और साफ तौर पर बोल दिया कि जिसको जाना है वो खुशी से जाए और मैं किसी को रोकूंगा नहीं। और इसके बाद दोस्तों उनको लगा कि शायद ये बात सुनकर लोग रुक जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो 7 सांसद है वे पलटी मारने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने तो अपना मन बना लिया था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई तो बैठक में चले भी गए। इसके बाद जो चर्चाएं चल रही थी दोस्तों वो सही साबित हुई है। संजय जाधव जो परभनी के सांसद है दोस्तों, संजय देशमुख जो यवतमाल वासिम के सांसद है और ओम राज्य निबालकर जो धाराशिव के सांसद है दोस्तों, इसी के साथ में भाऊ साहेब जो शिरडी के सांसद है और नागेश बापूराव पाटिल हिंगोली के सांसद, ये सबके सब पलटी मार रहे हैं दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि सारे कयासबाजी को पूरी तरीके से विराम दे दिया गया है दोस्तों। और हकीकत यह है कि अब पूरी तरीके से पार्टी टूट चुकी है। और इसकी सबसे बड़ी बानगी इस बात से कही जा सकती है कि संजय राउत ने कहा कि अपना सपना मनी मनी और अपना सपना मनी मनी, यानी ये चौंकाने वाली बात है कि विद्रोह है महाराष्ट्र के सांसदों के अंदर। और ये विद्रोह जो हो रहा है वो 15 करोड़ रुपए लेकर हो रहा है। यानी संजय राउत इससे पहले कह रहे थे कि शिवसेना यूबीटी पूरी तरीके से एकजुट है, कहीं कोई नहीं जाएगा, लेकिन अब वो बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस को टैग करते हुए 15-15 करोड़ रुपए दिए जाने की बातें बोल रहे हैं। इसका मतलब शिवसेना यूबीटी के लोग जितने भी विधायक है केवल 15 करोड़ रुपए में बिक गए हैं दोस्तों। संजय राउत ने यह बयान दिया तो इस पर महुआ मोइत्रा की ओर से भी प्रतिक्रिया दी गई। महुआ मोइत्रा ने कहा कि केवल 15 करोड़ रुपए सस्ते में क्यों जा रहे हैं ये सब लोग, हमारे वाले तो 4 करोड़ पहले लेते हैं, उसके बाद 36 महीने तक उनको 1-1 करोड़ रुपए मिलेगा। और उसने इसीलिए पलटी मारी है। कुल मिलाकर जो टीएमसी के सांसद है वो 40 करोड़ में पलटे हैं और संजय राउत बता रहे हैं कि उनके सांसद 15 करोड़ में पलटे हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं जब संजय राउत इस बात को बोल रहे हैं कि सांसद 15 करोड़ रुपए लेकर पलट गए हैं, तो इसका मतलब समझिए कि पलट ही गए हैं, अब केवल ऐलान मात्र रह गया है। और 6 सांसदों ने बता दिया है शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे को कि वो बगावत करने जा रहे हैं और सबके सब दिल्ली रवाना हो चुके हैं दोस्तों। आज ऐलान हो सकता है और 19 तारीख को जब शिवसेना का स्थापना दिवस मनाया जाएगा तो 19 जून को यानी परसों शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अब शिवसेना यूबीटी भी टूट गई है, इससे पता चल रहा है कि अगर कोई पार्टी ये सोच रही है कि वो अकेले बीजेपी का मुकाबला कर लेगी तो इसी तरीके से गफलत में रहेगी और उसके साथ इसी तरीके का काम होने वाला है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि शिवसेना यूबीटी को एनसीपी एसपी के साथ में कांग्रेस पार्टी के साथ विलय को लेकर बातचीत करनी चाहिए तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर शिवसेना यूबीटी के नेताओं को जैसे ही पता चला कि 6 के 6 सांसद निकल गए दिल्ली और दिल्ली में एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो जाएंगे दोस्तों, तो इसके बाद शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत ने शिवसेना यूबीटी की तरफ से स्पीकर को पत्र लिखा है दोस्तों, यानी ओम बिरला को पत्र लिखा गया है। पत्र में लिखा गया कि शिवसेना यूबीटी सदन के अंदर अपने विधिवत अधिकृत नेता और सचेतक यानी जो विप है उनके माध्यम से प्रतिनिधित्व करने वाली एक एकल राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है और पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले का दावा करने वाले किसी भी
गुट या पृथक समूह को अलग मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा कोई दर्जा या विशेष अधिकार या सुविधा प्राप्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी पार्टी ने जिस व्यक्ति चीफ विप जारी कर रखा है उसी के आधार पर तय होगा कि पार्टी का संगठन कौन सा है, पार्टी के कितने सांसद है और शिवसेना यूबीटी असली वाली कौन सी है। तो ऐसे में दोस्तों इनके सांसदों के दिल्ली जाने से पहले ये जो पत्र लिख रहे हैं अरविंद सावंत, इससे पता चलता है कि अरविंद सावंत और पूरी शिवसेना यूबीटी को पता चल चुका है कि 6 के 6 सांसद दिल्ली के लिए निकल चुके हैं और वो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं दोस्तों। और इसीलिए स्पीकर ओम बिरला से बोला जा रहा है कि उनको अलग से मान्यता नहीं दी जाए। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि अलग से मान्यता देने की मांग की जो आशंका जताई जा रही है, इसी से पता चल चुका है कि खेल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर शिवसेना यूबीटी के साथ में एक बहुत बड़ा खेला कर दिया है दोस्तों, और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर शिवसेना यूबीटी को उसको अपनी हकीकत देखनी चाहिए जो कांग्रेस पार्टी के बराबर सीटें मांगती है दोस्तों, और चुनाव बुरी तरीके से हार जाती है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। एक और शिवसेना यूबीटी का बंटाधार हो रखा है तो दूसरी ओर राहुल गांधी आज युवाओं के बीच में मौजूद है दोस्तों। युवाओं के साथ में संघर्ष करते हुए सड़कों पर नजर आएंगे। जो अपडेट है वो ये की जैसा कि राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हमें हराना है तो हमें प्रतिरोध करना पड़ेगा, यानी अब टाइम खत्म हो चुका है जब हम राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके चुनाव जीत सके और राजनीतिक तौर पर चुनाव जीत सके, क्योंकि अब चुनाव पूरी तरीके से एक पक्षीय कार्रवाई हो गई है। तो अब हमको प्रतिरोध की राजनीति करनी पड़ेगी, यानी जिस तरीके से अंग्रेजों को हटाने के लिए हम लोगों ने विद्रोह किया उसी तरीके से यहाँ पर भी करना चाहिए। ऐसे में दोस्तों जेनजी युवाओं से राहुल गांधी ने बातचीत करते हुए कहा कि मेरे युवा और जेनजी साथियों, एक बात मेरे मन में साफ है कि आप भी इसे दिल में बात को बिठा लीजिए कि भारत के हर युवा का भविष्य सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी होती है, पर जिम्मेदारी और ईमानदारी दोनों मोदी सरकार की सोच के परे है। पेपर लीक, परीक्षा का कुप्रबंधन हो या फिर रद्द होती भर्तियां हो, आसमान छूती फीस हो या फिर निजीकरण हो या फिर घोटाले, इन्हीं औजारों से वो करोड़ों सपनों को तोड़ रहे हैं। याद रखिए कि युवा का भविष्य देश का भविष्य तय करेगा। यही नहीं आपसे विस्तार से कहना है, इसलिए मैं कोटा आ रहा हूँ, राजस्थान आ रहा हूँ। देश की हर गली, हर कस्बे, हर शहर में उठी छात्रों की आवाज को आइए जोर शोर से आगे बढ़ाए। और आज राहुल गांधी कोटा में मौजूद रहेंगे दोस्तों। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से एक्टिव कर रखा है दोस्तों, जो बड़ी संख्या में, कई लाख की संख्या में राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए आएंगे। और ये कोटा जो इलाका है दोस्तों पूरी तरीके से छात्रों वाला इलाका है, यानी आम जनता से जुड़ा हुआ इलाका है, छात्र छात्राओं से जुड़ा हुआ इलाका है, जहाँ पर पेपर लीक से सबसे ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, क्योंकि राजस्थान की पुलिस के द्वारा की जो कार्रवाई की जा रही है उसकी भी आलोचना हुई है। कोचिंग संस्थानों को डराया धमकाया जा रहा है कि राहुल गांधी के सभा में अपने लोगों को ना भेजे, इससे उनका नुकसान होगा। यानी प्रशासन अपना काम कर रहा है और कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई लड़ रही है दोस्तों इसी के साथ में। धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग को लेकर हर देश के कोने के अंदर विरोध होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। अब ये जो विरोध हुआ है और ये जो मार्च निकाला गया है, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंदर मार्च निकालते हुए इंडियन यूथ कांग्रेस के लोग नजर आए दोस्तों, जहां पर पार्टी के युवा नेताओं की तरफ से मार्च निकालते हुए हाथ में मसाल लेकर निकला गया। और इस दौरान इस तस्वीर को देखकर साफ तौर पर लग रहा है दोस्तों की छात्रों का आंदोलन धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी और ज्यादा बड़ी करती चली जा रही है। और खासकर जो जेनजी समुदाय के लोग है दोस्तों, वो मैदान में उतरकर कांग्रेस पार्टी का साथ भी दे रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि धीरे धीरे करके देश के अंदर लकीर एकदम स्पष्ट खींच गई है कि जो जेनजी समाज या फिर नए युवा छात्रों के समर्थन में है वो विपक्ष में खड़ा है, और जो युवाओं के विरोध में है वे लोग सत्ताधारी दल के लोग हैं। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को जोरदार तरीके से लड़ाई लड़नी पड़ रही है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर झारखंड में राज्यसभा के चुनाव के लिए वोटिंग में सिर्फ 2 दिन का टाइम बचा हुआ है दोस्तों, या फिर यूं कहिए कि कल ही वोट होने वाला है। उससे पहले इंडिया गठबंधन ने अपने विधायकों को लेकर कोई फैसला नहीं लिया दोस्तों, यानी कोई विधायक इस होटल से उस होटल, उस रेस्टोरेंट से उस रेस्टोरेंट, उस रिजॉर्ट से उस रिजॉर्ट ले जाकर घुमाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है दोस्तों। अब जो खतरा है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को लेकर है, क्योंकि बीजेपी के जो विधायक है वो ज्यादातर झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन में है दोस्तों। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरी तरीके से उनको साथ देने की अपील की है दोस्तों, जिसके बाद कई सारे विधायक पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। इन्हीं कारणों से अब झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी जगह जगह रिजॉर्ट ढूंढ रही है दोस्तों, होटल बुक करवा रही है, ताकि अपने विधायकों को लेकर एकदम गायब हो जाए। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। 18 जून को होने वाले चुनाव से पहले रांची के अंदर गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है, और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन जो नेचुरल गठबंधन है दोस्तों, विचारधारा के आधार पर पूरी तरीके से ये गठबंधन एक दूसरे के लिए ही बना हुआ है। और यही बड़ा कारण है कि झारखंड में तमाम तरीके की कोशिश, चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय
अध्यक्ष को भेज दिया गया हो, चाहे एक बिजनेसमैन धन्ना सेठ परिमल नाथवानी को मैदान में उतार दिया गया हो, लेकिन एक विधायक इनसे हिल नहीं पा रहा। यानी एक विधायक को अपने पास नहीं लेकर आ पा रहे, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक होने के बाद कई सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के पलट रहे हैं, खासकर आदिवासी समुदाय के लोग। तो इससे पता चलता है कि जब विचारधारा का गठबंधन बनता है तो वो जबरदस्त तरीके का बनता है, और इस तरीके का बनता है कि फिर उसे तोड़ पाना असंभव है। यही बड़ा कारण है कि देश में अब विचारधारा की लड़ाई ही असली लड़ाई है, बाकी केवल ज्ञान देने वाली बातें हैं। तो अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पंजाब के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सीरियस है दोस्तों। पार्टी की तरफ से पहले एक सर्वे करवाया जाता है, जिस सर्वे में प्रदेश के अध्यक्ष राजा वड़िंग को लेकर दावा किया जाता है कि उनको हटा देना चाहिए, उनकी जगह नया चेहरा नियुक्त करना चाहिए। लेकिन बाद में जब एक और सर्वे की रिपोर्ट आती है दोस्तों, यानी जो प्रदेश कांग्रेस का सर्वे था और जो ऑल इंडिया कांग्रेस का सर्वे था, दोनों के अलग अलग तरीके का रुख आता है दोस्तों। जहां पर एक और कांग्रेस पार्टी सेंटर यानी कांग्रेस पार्टी के आला कमान के द्वारा कराए गए सर्वे में कहा गया था कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग को पोस्ट से हटा देना चाहिए, जबकि जो स्थानीय सर्वे था उसमें दावा किया गया कि नहीं हटाना चाहिए। और इस बात को लेकर पार्टी में कंफ्यूजन हो गई दोस्तों। इसके बाद पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे। अब ये जो पर्यवेक्षक है, जिसमें मीनाक्षी नटराज और अजय माकन और भजन जाटव थे, ये तीनों के तीनों वापस लौटे हैं और इन्होंने पंजाब के अंदर कई सारी बैठकें की है दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने पंजाब के कांग्रेस के सारे नेताओं को दिल्ली तलब किया है दोस्तों, और 1-to-1 बातचीत होगी और ये सबके सब लोग पर्यवेक्षक नेताओं से व्यक्तिगत रूप से फीडबैक लेंगे। और इसके बाद तैयार रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी कुछ बड़े फैसले लेंगे दोस्तों। सूत्रों का कहना है कि जो रिपोर्ट अब तैयार की जा रही है पर्यवेक्षकों के आधार पर तैयार की जा रही है, लेकिन सारे नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है। बीते दिनों पंजाब कांग्रेस को लेकर ये खबर आई थी कि पार्टी राजा वड़िंग की जगह किसी और को जिम्मेदारी देगी, लेकिन अभी इसे लेकर पूरी तरीके से विचार विमर्श किया जा रहा है। कुछ खास पार्टी अभी बदलाव के मूड में नहीं है दोस्तों, क्योंकि पार्टी चाहती है कि जो फैसला ले ऐसा ले जिससे गुटबाजी खत्म हो। ऐसा ना हो जाए कि इससे गुटबाजी और ज्यादा पार्टी में बढ़ जाए, क्योंकि एक ही मात्र तरीका है जिससे कांग्रेस पार्टी पंजाब के अंदर चुनाव हार सकती है दोस्तों, यानी अगला चुनाव हार सकती है, और वो कांग्रेस पार्टी का आपसी गुटबाजी। अगर ये गुटबाजी को रोक ले दोस्तों तो आराम से कांग्रेस पार्टी राज्य में सत्ता हासिल कर लेगी। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें भारत के 3 युवकों की मौत के मामले को लेकर अमेरिका के हमले पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे दोस्तों। ऐसे में लोग उम्मीद कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को आईना दिखाएंगे और ट्रंप को बताएंगे कि ट्रंप की सरकार के द्वारा किए जा रहे हमले में भारतीयों की जान जाना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, और ट्रंप को इस मामले पर कड़ी टिप्पणी करते हुए समझाना चाहिए था दोस्तों। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, और यहाँ तक कि अब जो रिपोर्ट छपी है दोस्तों, उसमें जो दावा चल रहा है वो ये कि पश्चिम एशिया को लेकर सरकारी बयान आया है दोस्तों नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। इसमें लिखा हुआ है कि G7 में अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री ने सिर देश का झुका दिया दोस्तों। उनका कायराना बयान इस देश के साथ एक भद्दा मजाक है। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इस मामले की जमकर आलोचना की है दोस्तों। इसमें हिंदुस्तान के 3 नाविकों की मौत के मामले को लेकर, यानी अमेरिका के क्रूर हमले में हत्या के मामले को लेकर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का नाम लेने तक की हिम्मत नहीं जुटाई, और ये लिखा कि कई सिविलियंस यानी कई सारे नागरिकों को जान गंवानी पड़ी, ये कहकर केवल छोड़ दिया। जबकि मृतकों का नाम पूरी दुनिया जानती है कि भारत के जो ये 3 युवा थे जिनकी मौत हुई है दोस्तों, उसमें आदित्य शर्मा, शिवानंद चौरसिया और परनाला सुरेश का नाम था दोस्तों। इतना सम्मान तो देना ही चाहिए था। जो हमारे देश का ना हुआ वो आखिर किसका होगा। ऐसे में दोस्तों बात तो एकदम सही है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों के द्वारा दिए गए दान और चढ़ावे के प्रबंधन में कथित अनियमितता गड़बड़ी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है दोस्तों। इस संबंध में शीर्ष अदालत की एक याचिका दायर करके इस मामले पर सुनवाई की मांग की गई है दोस्तों। दान और चढ़ावे के प्रबंधन में कथित हेराफेरी के मामले को लेकर ये अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है दोस्तों, जिसमें सीबीआई जांच के आदेश देने के लिए बोला गया है, और आदेश देने के बाद जो ऑर्डर सामने आए उसके आधार पर आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। विवाद बढ़ने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने SIT बनाई थी, लेकिन अब राम मंदिर के घोटाले में कोई 1-2 व्यक्ति शामिल नहीं है दोस्तों, एक बहुत बड़ी संस्थान शामिल है, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ये घोटाला है। एक अलग लेवल का घोटाला चल रहा था देश के अंदर दोस्तों। ऐसे में आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर भाजपा के लोग नरेंद्र मोदी के द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को लाल आंख क्यों नहीं दिखाई गई दोस्तों। इस बात पर अब वीडियो क्लिप काट कर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, ताकि ये बताने की कोशिश की जाए कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को नजरअंदाज कर दिया और ट्रंप को लेकर गुस्सा जता दिया, यानी इस तरीके के झूठे नैरेटिव बनाए जा रहे हैं दोस्तों। जबकि बयान जो नरेंद्र मोदी इस बैठक में देकर आए हैं उसमें साफ शब्दों में ये लिखा होता कि हम भारत के लोग अमेरिका द्वारा किए गए हमले का पूरी तरीके से विरोध करते हैं, प्रतिकार करते हैं, लेकिन ये बातें दूर दूर तक दिखाई नहीं दी दोस्तों। और
5 मिनट का वीडियो शेयर करते हुए कहीं दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को इग्नोर कर दिया, कहीं कहा जा रहा है खासकर गोदी मीडिया के द्वारा माहौल बनाते हुए कि गुस्सा दिखा दिया। कुल मिलाकर दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि 2014 के बाद से देश यही देख रहा है कि नरेंद्र मोदी ने वो कर दिया, ये कर दिया, केवल तस्वीर शेयर कर दी जाती है दोस्तों, उसके बाद गोदी मीडिया को कहानी लिखने के लिए बोल दिया जाता है और गोदी मीडिया अपने तरीके से कहानी लिख देता है। तो इसे पता चल रहा है कि ये नरेंद्र मोदी की विफलता को छुपाने के लिए पूरी तरीके से काम पर लग गए हैं। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर मीम पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी बातें रखी है। दोस्तों जब असदुद्दीन ओवैसी से पूछा गया कि आखिर ममता बनर्जी की पार्टी के हार के क्या बड़े कारण थे, तो उन्होंने कहा कि राज्य के अंदर भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया था, खराब प्रशासन चल रहा था और मुस्लिम समुदाय की अनदेखी की जा रही थी। SIR के विवाद पर ममता बनर्जी की पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। भ्रष्टाचार से जुड़ी बातें का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आम जनता में आक्रोश था, असंतोष था तृणमूल कांग्रेस को लेकर। ऐसे ही प्रशासनिक व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाया और मीम के नेता ने कहा कि सरकार लोगों की उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतर सकी और उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक स्तर पर कई तरीके की खामियां हैं, जिससे जनता का भरोसा कमजोर हो गया था और समुदाय में, मुस्लिम समुदाय में खासकर ममता बनर्जी को लेकर नाराजगी थी और इसीलिए ममता बनर्जी को बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी ने भी वोट नहीं दिया और ये सब बड़े कारण है ममता बनर्जी के हार के। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा कही गई इन बातों से अगर आप भी इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों इसके इतर अगर आप लोग कुछ और बताना चाहते हैं तब भी जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर प्रवर्तन निदेशालय ने यानी ईडी ने चंडीगढ़ के अंदर मंगलवार को ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स यानी OBC के 155 करोड़ रुपए के घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। दोस्तों ईडी ने मैसर्स महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला और अशोक मित्तल और सौरभ ढींगरा और भरत भूषण मित्तल के साथ साथ रमण सिंघल जैसे कई सारे लोगों के घर पर छापेमारी की गई है। दोस्तों 11 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। यह मामला मैसर्स महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक और उसे जुड़े हुए मामले को लेकर है। दोस्तों CBI द्वारा FIR दर्ज के आधार पर यह कार्रवाई ईडी के द्वारा की जा रही है। उन पर IPC और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामले चल रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का मुहिम लगातार पंजाब के अंदर भी जारी है। दोस्तों पंजाब में भी कई सारे सांसदों को पलटवाया गया है और अब आम आदमी पार्टी पर दबाव बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग अब दिल्ली का रुख कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद राज्य की सियासत में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। दोस्तों मंत्री बनाए जाने के आधार को लेकर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था कोर्ट के द्वारा। इस पूरे मामले पर दीपक प्रकाश ने पत्रकार से बात करते हुए पत्रकारों से कहा कि उपेंद्र कुशवाहा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय लोक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर उनको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पार्टी के उन सभी नेताओं, कार्यकर्ता और समर्थकों का भी अवसर पर बधाई देना चाहता हूं। उपेंद्र कुशवाहा एक अनुभव और संघर्षशील नेता है जिनके नेतृत्व में पार्टी और ज्यादा मजबूत होकर आगे बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस जारी किए जाने पर विधान परिषद सदस्य बने दूसरे बार मंत्री बनाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि फिलहाल मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा उसका जवाब हम देंगे, यानी दीपक प्रकाश जवाब देने की बातें कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन जवाब इनके पास है ही नहीं। जब सबको पता है कि इनको अपने पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ेगा और जवाब देने की अब ये बातें करके कहीं ना कहीं मामले को टालने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने चुनाव को चुनौती देने का फैसला लिया है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट के चुनाव नतीजों को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची है। दोस्तों कोलकाता हाईकोर्ट में उन्होंने फैसले को चुनौती दी है। दोस्तों मामला मंगलवार को देखने को मिला जब खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची दोस्तों, और भवानीपुर सीट से शुभेंदु अधिकारी को 15,105 वोटों से जीत मिला और ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी हार थी। इसके बाद ममता बनर्जी ने समर्थकों के साथ धक्का मुक्की और कई सारे मतदाता को प्रभावित करने से जुड़ा मामला बताया और इसके बाद अब देखते हैं हाईकोर्ट के द्वारा क्या फैसला लिया जाता है। दोस्तों ममता बनर्जी खुद अपना केस भी लड़ेंगे, इस तरीके की भी अपडेट सामने आ रही है। साथ साथ झारखंड के अंदर महागठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है। दीपिका पांडे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में यानी कांग्रेस और जेएमएम की सरकार में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है दोस्तों, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी हमारे नेता मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से एकजुट है। हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि हम दोनों की दोनों सीटें झारखंड के अंदर अच्छे खासे अंतर से जीते और पार्टी में एकजुटता तो देखने को मिल रही है दोस्तों, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं बची है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ सरकारी योजनाएं तभी ही मिलेंगी जब वंदे मातरम का गुणगान होगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल मचाने वाले सूबे के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान को लेकर एक बयान दिया दोस्तों, और बयान में वो कहते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर कुछ हिस्सों के अंदर वंदे मातरम को लेकर विरोध के सुर उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये धार्मिक मूल्यों के खिलाफ इस तरीके की बातें बोली जा रही है और उन्होंने कहा कि ऐसी मानसिकता नहीं चलेगी। अगर सरकारी लाभ चाहिए तो वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। नंदीग्राम में उमड़ी भीड़ के सामने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि कुछ लोग जान
जानबूझकर बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजते, उन्हें ऐसे संस्थानों में पढ़ाना पसंद करते हैं जहां वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान गाने पर आपत्ति होती है। सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम बोलने से जिन लोगों को परेशानी है उन्हें मिलने वाले सरकारी लाभ को हम लोग पूरी तरीके से खत्म करेंगे। और एक तरीके से दोस्तों बिना नाम लिए हुए मदरसा शिक्षा के खिलाफ निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर अखिलेश यादव ने राम मंदिर के फंड को लेकर एक बड़ी मांग की है। दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा कि करोड़ों रुपए हिंदू समुदाय के लोगों के द्वारा मंदिर में निर्माण के लिए दिया जाता है, ऐसे में एक एक पैसे की जिम्मेदारी बननी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि पारदर्शिता की मांग करना ये कोई एंटी हिंदू यानी हिंदू विरोधी मांग नहीं है या फिर धर्म विरोधी बातें नहीं है, बल्कि धर्म सम्मत बातें हैं। और एफआईआर दर्ज करने की मांग करते उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सही से ऑडिट हो, यानी पूरी तरीके से जांच पड़ताल होनी चाहिए। फंड कहाँ इस्तेमाल किया गया और किस लिए इस्तेमाल किया गया और किसकी मंजूरी दी गई थी, तो ये सारी चीजें जब निकल कर सामने आएगी दोस्तों तब कहीं ना कहीं एक बार फिर से इस मामले पर चर्चाएं कम होगी। अभी तो ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ा हुआ है दोस्तों, और इस पर कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की आनाकानी ये बता रही है कि ये सही से अंतिम फाइनल निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा हिंट दिया है। दोस्तों उनकी पार्टी लगभग 5 ऐसी पार्टियां हैं जिसके साथ में बातचीत कर रही है और हाथ मिलाने के लिए तैयार है। आजाद समाज पार्टी कांसीराम यानी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ में बातचीत लगभग अंतिम दौर में चल रही है। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।